यो व्हाट इज अप वन पीस फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। अपने स्ट्रॉ हैट्स उठा लो और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि हम सीधे डाइव लगाने जा रहे हैं वन पीस एपिसोड 1168 में। और मेरा यकीन मानो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको इस एपिसोड की पूरी कहानी समझ आ सके, क्योंकि जो आखिरी खुलासा है ना, वो सब कुछ बदल कर रख देगा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है अंडरवर्ल्ड के अंदर एक खतरनाक टेंशन के साथ, जहां फिगारलैंड शेमरॉक, वो खूंखार होली नाइट जो हूबहू रेड हेड शैंक्स का दुष्ट जुड़वा भाई लगता है, जंजीरों में जकड़े प्रिंस लोकी के सामने खड़ा है। लोकी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट की मांगों को सीधे ठुकरा देता है, जिसके बाद शेमरॉक अपनी आंखों में एक ठंडी जानलेवा चमक लाता है और अपनी तलवार खींच लेता है। अपनी दुस्वप्न जैसी डरावनी ताकत का एक जबरदस्त मुजाहिरा करते हुए शेमरॉक अपनी सिग्नेचर टेक्निक सॉब्रस सर्ब्रस को एक्टिवेट करता है। इससे उसकी परछाई उसके शरीर से अलग हो जाती है और एक भयानक 3 सिर वाले भूतिया भेड़िए का रूप ले लेती है, जिसके हर जबड़े में एक विशाल तलवार दबी होती है। एक पलक झपकते ही वो परछाई वाले भेड़िए आगे की तरफ झपटते हैं और लोकी के पेट को बेरहमी से चीर देते हैं। प्रिंस लोकी बुरी तरह जख्मी हो जाता है और धूल में खांसते हुए खून उगलने लगता है, जबकि होली नाइट्स बिना कोई रहम दिखाए उसकी तरफ से पीठ फेर लेते हैं, ताकि वे अगले शिकार यानी जायंट वॉरियर के बच्चों को ढूंढ सकें। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक धुएं से भरे पास के कॉरिडोर में, जहां लफी, जोरो और नामी को बुरी तरह पीटे गए और जख्मों से कराहते हुए जायंट गार्ड्स मिलते हैं। वे गार्ड्स लफी की आंखों में आंखें डालते हैं और बेबसी से उसे चेतावनी देते हैं, तारांकन संभल कर रहना, वो रेड हेयर्ड शैंक्स था, उसी ने हम पर घात लगाकर हमला किया। नामी ये सुनकर तुरंत पैनिक हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या शैंक्स का कोई सीक्रेट दुष्ट जुड़वा भाई है या उसने सच में उनके साथ गद्दारी कर दी है। लेकिन लफी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है, अपने हाथ बांधता है और साफ मना कर देता है, तारांकन बिल्कुल नहीं, मैं शैंक्स को जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। यहाँ कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। तारांकन लफी का ये अटूट भरोसा आपके रोंगटे खड़े कर देता है, जो बढ़ते हुए डर के माहौल को बखूबी संभालता है, क्योंकि पूरी टीम को समझ आ जाता है कि एल्बाफ के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसी बीच एपिसोड में फ्रैंकी के साथ एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है, जो सुश्री रिप्ले के साथ एक प्राइवेट टूर पर निकला हुआ है। वो उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले जाती है, जहां लेजेंडरी ज्वेलरी एडम की विशाल जड़ें हैं, और उस प्राचीन छाल पर सीधे उकेरी गई एक बड़ी पुरानी नक्काशी की तरफ इशारा करती है। रिप्ले समझाती है कि ये निशान असल में एक ऐतिहासिक भित्ति चित्र म्यूरल है, जिसे लगभग 800 से 900 साल पहले वॉइड सेंचुरी के दौरान बच्चों ने बनाया था। फ्रैंकी हैरानी से अपना चश्मा ठीक करता है और एक अजीब ऐतिहासिक डिटेल पर गौर करता है, इन चित्रों में जायंट्स, दिग्गजों का नामो निशान बहुत कम है। यह इस बात का एक बड़ा इशारा है कि पुराना एल्बाफ असल में एक विशाल और विविधता से भरा हुआ ग्लोबल हब हुआ करता था, जहां इंसान और हर तरह की नस्लें वर्ल्ड गवर्नमेंट द्वारा दुनिया को अलग अलग बांटने से पहले बेहद शांति से एक साथ रहती थीं। लेकिन इस एपिसोड का सबसे बड़ा और धमाकेदार हिस्सा जायंट बैंक्वेट दावत में देखने को मिलता है, जहां जगुआर डी, सॉल निको रॉबिन और टोनी चॉपर के पास आता है। उसके हाथों में हारले होती है, जो एल्बाफ की सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथ लिपियां हैं, जिन्हें पीढ़ियों से संभाल कर रखा गया है। सॉल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो इसे रॉबिन को सौंपते हुए कहता है, हमारे पूर्वजों का सच इसी में लिखा है रॉबिन। जैसे ही रॉबिन उन पुराने पन्नों को खोलती है और उस प्राचीन टेक्स्ट का जोर जोर से अनुवाद करना शुरू करती है, उसकी आंखें पूरी तरह विस्मय और आंसुओं से भर जाती हैं। आसपास के सारे जायंट्स तुरंत खुशी से रोने लगते हैं, अपने नगाड़े बजाने लगते हैं और झूमते हुए रिदमिक निका डांस करने लगते हैं। रॉबिन खुलासा करती है कि ये हार्ले वन पीस ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को फिर से लिखती है, जिसमें बताया गया है कि समय 3 अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ है। वो पहले पन्ने को पढ़ते हुए पहली दुनिया के बारे में बताती है। धरती के भीतर एक ज्वाला है, मानवता लालच के वश में हो गई और उसने एक वर्जित सूर्य पर कब्जा कर लिया। यह विशाल लोड ड्रॉप असल में इस बात की पुष्टि करता है कि उस प्राचीन सभ्यता ने पृथ्वी के कोर से एक असीमित ऊर्जा स्रोत हासिल कर लिया था, जो सीधे तौर पर वेगापंक के मॉडर्न मदर फ्लेम के ओरिजिन से जुड़ता है। इसमें आगे लिखा है कि जब लोग अपने ही लालच के गुलाम बन गए, तब उन्हें आजाद कराने के लिए पहली बार सन गॉड निका प्रकट हुए थे। इसके बाद रॉबिन दूसरी दुनिया के काले अध्याय को पढ़ना जारी रखती है, जो एक विनाशकारी ब्रह्मांडीय युद्ध का वर्णन करता है। इसमें एक रहस्यमयी फॉरेस्ट गॉड, जंगल के देवता ने सबसे पहले डेविल फ्रूट्स बनाए थे, जिसके बाद उनका मुकाबला एक सी गॉड, समुद्र के देवता से हुआ, जिसने अंततः पूरी धरती के बड़े हिस्से को पानी में डुबो दिया। और इसी से हमें यह पक्का जवाब मिलता है कि आज की दुनिया पानी से क्यों ढकी हुई है और वॉइड सेंचुरी का अंत कैसे हुआ था। आखिरी में वो तीसरी दुनिया की भविष्यवाणी पड़ती है, जो कि हमारा वर्तमान दौर है, और आखिरी लाइनों का अनुवाद करते हुए हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। सन गॉड दोबारा लौटेंगे, नाचते और हंसते हुए, जब इस दुनिया का अंत होगा, ताकि एक नई सुबह की शुरुआत हो सके। यह एपिसोड इसी महाकाव्य और रोंगटे खड़े कर देने वाले एहसास के साथ खत्म होता है कि लफी का गियर 5 का जागना सिर्फ एक
मजेदार पावर अप नहीं है, बल्कि दुनिया के मौजूदा सिस्टम को हंसते मुस्कुराते हुए पूरी तरह तबाह करने और दुनिया में एक सच्ची नई सुबह लाने की एक जीती जागती भविष्यवाणी है।